हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस रेलवे महाकुंभ की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात प्रीएम्बल के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रस्तावना क्या है, हमारे संविधान में प्रस्तावना का आधार क्या है, प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन किया जा चुका है, प्रस्तावना में संशोधन के तहत कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए हैं। तो इन सारी बातों का चर्चा आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो दोस्तों प्रस्तावना के बारे में बात किया जाए कि प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना हमारे संविधान की सबसे सम्मानित भाग है जहां से कोई भी व्यक्ति पूरे संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो क्या है प्रस्तावना? तो प्रस्तावना हमारे संविधान का वह सबसे सम्मानित पार्ट है जिसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति पूरे संविधान का क्या कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। वह इस बात का अनुमान लगा सकता है कि हमारा जो संविधान है वो कैसा है। तो हमारे संविधान के बारे में यदि आपको जानने की जरूरत है या किसी भी व्यक्ति को जानना है तो उसे क्या करना है, भारत के संविधान को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ हमारे यहाँ के प्रस्तावना को देख लेगा तो उससे उसको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि हमारा संविधान जो है वो किस दिशा में बनाया गया है। तो प्रस्तावना के बारे में उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना हमारे संविधान का वह सबसे सम्मानित भाग है जहां से कोई भी व्यक्ति पूरे संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। या संविधान दोस्तों आगे बात किया जाए प्रस्तावना के बारे में, तो प्रस्तावना से ही हमें हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों, आदर्शों और अभिव्यक्ति की जानकारी होती है। प्रस्तावना से ही हमें पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माता जो हैं वो हमारे संविधान को किस दिशा में ले जाना चाहते थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए कहां से इस बात की जानकारी हमें मिलती है या अभिव्यक्ति होती है कि हमारे संविधान निर्माता संविधान को किस दिशा में ले जाना चाहते थे। चार ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ऑप्शन नंबर डी मौलिक कर्तव्य। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना से ही हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों, आदर्शों की अभिव्यक्ति होती है तथा यहीं से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि वह संविधान को किस दिशा में ले जाना चाहते थे। आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो प्रस्तावना से संविधान निर्माताओं के विचारों, आदर्शों तथा मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है। प्रस्तावना से हमें पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माता संविधान को किस दिशा में ले जाना चाहते थे, अर्थात कैसा संविधान बनाना चाहते थे। कई बार ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान निर्माता कैसा संविधान का निर्माण करना चाहते थे, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसकी अभिव्यक्ति हमें कहां से होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना से। आगे देखें, प्रस्तावना संविधान के संचालन में प्रकाश स्तंभ अर्थात लाइट हाउस की भूमिका का निर्वहन करती है। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, क्या संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का सार, संविधान का दर्शन, संविधान की भूमिका, संविधान का दर्पण, संविधान का मुखौटा, संविधान का कुंडली, संविधान का परिचय पत्र आदि की संज्ञा दी जाती है। देखिए प्रस्तावना को ही पढ़ने से हमें इस बात का आइडिया लग जाता है कि हमारा जो संविधान है वो कैसा संविधान है। इसलिए हम लोग प्रस्तावना को जो वो कई शब्दों से संबोधित करते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का आत्मा है। जो आत्मा मतलब क्या था? ब्रेन। तो हमारा ब्रेन है, क्योंकि वहीं से तो पता लग जाता है कि हमारा संविधान कैसा है। या कई लोग इसे क्या बोलते हैं, संविधान का कुंजी है। कुंजी मतलब शॉर्टकट, हम कोई चीज का निकालते हैं, एक सार निकालते हैं तो वो सार है। या हम लोग बात करें दर्शन कि हमारा संविधान, दर्शन मतलब क्या था, हम लोग कोई फिल्म या कोई चीज भी देखना चाहते हैं तो उस फिल्म में क्या दिखाया गया है
उसकी जानकारी हमें पहले ही डिस्क्लेमर में दे दी जाती है, शुरू में ही बता दिया जाता है कि कौन सी चीजें आगे दिखाई जाने वाले। तो उसी तरह प्रस्तावना में हमें इस बात का, या प्रस्तावना जो बोल सकते हैं संविधान का एक ट्रेलर है जिसमें सारी चीजें दिखा दी गई कि हमारा संविधान जो कैसे बनाया गया है, या हमारे संविधान में क्या क्या चीजें है, या हमारा देश किस दिशा में काम करेगी। इसलिए इसे संविधान की भूमिका, क्योंकि संविधान का जो भूमिका है वो किसमें मिलता है, प्रस्तावना में। या संविधान का दर्पण आईना, संविधान का आईना का ही दिखाने तो काम करता है प्रस्तावना, इसलिए इसे दर्पण भी कहा जाता है, मुखौटा, कुंडली। तो आपको इसमें से कोई भी शब्द पूछा जा सकता है, बताइए संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। या संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, आंसर क्या हो जाएगा प्रस्तावना। संविधान का भूमिका किसे कहा जाता है, संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है, संविधान का कुंडली किसे कहा जाता है। तो इसमें से कोई भी शब्द उठाकर आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए क्या आंसर होगा। तो ऐसे परिस्थिति में आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्रस्तावना हो जाएगा। एक चीज याद रखना दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ ये पूछे कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा किसे कहा गया था। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है वो संविधान का आत्मा प्रस्तावना को नहीं कहते हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि संविधान का जो आत्मा है वो कौन है, तो आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, तो अनुच्छेद 32, जिसे क्या बोला जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो उनके द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसकी व्याख्या किसमें मिलती है, आर्टिकल 32 में। तो उनके द्वारा आर्टिकल 32 को जो है वो संविधान का आत्मा से संबोधित किया गया था। लेकिन नॉर्मली आपको जनरली क्वेश्चन पूछे संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। संविधान का आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का सार, संविधान की कुंडली, संविधान का परिचय पत्र, संविधान का दर्पण, संविधान का मुखौटा, संविधान की भूमिका, इन सारे शब्दों के बारे में पूछे तो सारे के सारे परिस्थिति में आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रस्तावना। आगे बात किया जाए दोस्तों, तो प्रस्तावना का आधार क्या है हमारे संविधान में, प्रस्तावना कैसे आया था। तो प्रस्तावना का आधार जो था वो संविधान सभा की 5वीं बैठक। तो संविधान सभा की 5वीं बैठक कब हुई थी, हमें पता है संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर को हुआ था, दूसरा बैठक 10 दिसंबर को, तीसरा बैठक 11, चौथा 12 और 5वां बैठक कब हुआ था, तो 13 दिसंबर को। तो संविधान सभा का जो 5वां बैठक हुआ था, आपको 5वां बैठक से याद रखना है डेट, संविधान सभा का कौन सा डेट, 13 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा का 5वां बैठक जो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कौन सा प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। और वही उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो वर्तमान में भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में काम करती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए भारतीय संविधान में प्रस्तावना का आधार क्या है, तो बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई उद्देश्य प्रस्ताव। और कब इसे प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा के समक्ष, तो 13 दिसंबर 1946 को। आइए देखते हैं, प्रस्तावना का आधार संविधान सभा की 5वीं बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव है। इसीलिए भारतीय प्रस्तावना का जनक जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे संविधान में जो वर्तमान में प्रस्तावना है वो किससे प्रभावित है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के समक्ष जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत की गए थे उससे प्रभावित है। इसलिए हम लोग भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जनक किसे मानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। क्यों, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत की गई थी वही वर्तमान संविधान में प्रस्तावना के रूप में काम कर रही है। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना जो हमारे संविधान में उसका आधार क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई उद्देश्य प्रस्ताव। आगे बात किया जाए दोस्तों, तो अमेरिकी संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी प्रारंभ में प्रस्तावना को शामिल किया गया है, जिसकी भाषा शैली पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव है। किसका प्रभाव है, ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव है। देखिए तो यहाँ आपको दो चीज याद रखना है। एक तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए भारतीय संविधान में प्रस्तावना
कहां से ली गई है। यदि आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहां से ली गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका से, क्योंकि हम लोग अमेरिका के संविधान को देखकर प्रस्तावना को लिए हैं। तो अमेरिका में देखें कि अमेरिका के संविधान में जो प्रस्तावना को रखा गया, इसलिए हम लोगों ने भी उसे कॉपी किया और हम लोगों ने भी अपने संविधान में प्रस्तावना को रखा। लेकिन हमने जो प्रस्तावना रखा उसमें उसकी जो भाषा शैली है वो अमेरिका के जैसी नहीं है। उसकी भाषा शैली को हम लोगों ने किसी अदर देश के संविधान से अडॉप्ट किया, अर्थात लिया। तो किस देश के संविधान से लिया? तो वो लिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो आपको पूछे कि हमारे संविधान में प्रस्तावना लिया कहां से गया है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका अमेरिका के संविधान से। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि बताइए हमारे प्रस्तावना में प्रस्तावना की भाषा शैली जो वो किस देश के संविधान से अपनाया गया, तो भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है या प्रभावित है। और एक क्वेश्चन आपको पूछ ले कि बताइए भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो यहाँ प्रभावित पूछे तो दो देश का, एक कौन, एक अमेरिका और एक ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अमेरिका से हमने लिया है और ऑस्ट्रेलिया से उसकी भाषा शैली को लिया है, तो दोनों ही देश के संविधान से प्रभावित है। तो जब भी प्रभावित का बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और आपको याद रखना है दोस्तों कि वो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है और दूसरा ऑप्शन क्या है। यदि आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहां से ली गई है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। तो कहां से लिया गया? सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका है अमेरिका, आंसर अमेरिका हो जाएगा। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाषा शैली किस देश के संविधान से प्रभावित है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो ये आपका ऑस्ट्रेलिया। तो भाषा शैली के बारे में बात कर रहा थी, हाँ आंसर क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और एक क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ रहे कि बताइए भारतीय संविधान का प्रस्तावना कहां से प्रभावित है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ देखिए क्या पूछा है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो दोनों ही देश के संविधान से प्रभावित है, अमेरिका से भी और ऑस्ट्रेलिया से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में दिया अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अमेरिका से हमने लिया है और ऑस्ट्रेलिया से उसकी भाषा शैली को कॉपी किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन के बीच जो वो डिफरेंस को समझ पाएंगे और उसके अनुसार आप आंसर कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो अमेरिकी संविधान की तरह भारतीय संविधान में भी प्रारंभ में प्रस्तावना को शामिल किया गया, जिसकी भाषा शैली पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव है। आगे देखिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, हम लोगों ने कहा ना कि अभी पढ़ा था कि संविधान की प्रस्तावना को जो वो संविधान की आत्मा से संबोधित किया जाता है। तो संविधान को जो है प्रस्तावना को जो वो संविधान की आत्मा से संबोधन किसने किया था, किसने कहा था? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा ठाकुरदास भार्गव द्वारा दी गई थी। कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठाकुर प्रसाद भार्गव द्वारा। ये काफी VVI भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रस्तावना को किसने दी थी, तो ठाकुरदास भार्गव ने। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक्चुअली हम लोग पूरा जानते हैं कि ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा क्या गया था, तो उनके द्वारा कहा गया था ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा, आभूषण तथा सबसे सम्मानित भाग है जहां से कोई भी व्यक्ति पूरे संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। क्या कहा था ठाकुरदास भार्गव ने? तो उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा, आभूषण तथा सबसे सम्मानित भाग है जहां से कोई भी व्यक्ति पूरे संविधान का क्या कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। तो कई बार पूछ लेगा कि ये किनका कथन है, यह किनका कथन है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा, आभूषण तथा सबसे सम्मानित भाग है जहां से कोई भी व्यक्ति पूरे संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठाकुरदास भार्गव। जनरली जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा की संज्ञा किसने दी थी, जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ठाकुरदास
भार्गव के द्वारा। आगे देखते हैं और कुछ व्यक्तियों के द्वारा क्या क्या दिया गया संज्ञा। तो देखिए, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी गजेंद्र गढ़कर ने कहा था। तो देखिए, यदि आपको पूछ ले कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था, संविधान का आत्मा पूछे तो ठाकुरदास भार्गव, लेकिन पूछ ले कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा गजेंद्र गढ़कर। कौन हो जाएगा, गजेंद्र गढ़कर। गजेंद्र गढ़कर ने क्या कही थी, तो संविधान को, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कही थी। क्या कही थी, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी। आइए देखते हैं आगे। के.एम. मुंशी, ये भी कथन काफी फेमस है। के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली, क्या कहा था, संविधान की राजनीतिक कुंडली से संबोधित किया था, या जन्म पत्री भी बोल सकते हैं। आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली की संज्ञा किसने दी थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने। तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र, यह कथन किसका था, तो नाना पालकीवाला का था। तो ये 4-5 जो शब्द है, शब्दार्थ है, जो काफी फेमस है, जो कई बार एग्जाम में आता है। एक आपको याद रखना कि संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रस्तावना को किसने दी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा ठाकुरदास भार्गव। या इसी को ऐसे पूछ सकता है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा से संबोधित किसने किया था, तो ठाकुरदास भार्गव ने। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि संविधान का कुंजी प्रस्तावना को किसने कहा था, तो गजेंद्र गढ़कर ने कहा था। या आपको ये पूछ सकता है कि प्रस्तावना को संविधान का राजनीतिक कुंडली से किसने संबोधित किया था, तो आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। या आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, तो आंसर हो जाएगा नाना पालकीवाला। ये कुछ कथन है जो आपको याद रखना है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों, तो हमारे प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन किया जा चुका है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक बार। कब किया गया था, तो आपको पता है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, जिसे भारत में मिनी संविधान की भी संज्ञा दी गई है। अर्थात भारत का छोटा संविधान या लघु संविधान किसे कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन को, क्योंकि माना जाता है कि 42वां संविधान संशोधन में संविधान के करीब करीब सभी पार्टों में कुछ ना कुछ संशोधन कर दी गई थी। तो उसी समय प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था। तो प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन किया जा चुका है, एक बार। कब किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्या संशोधन हुआ, तो उसमें यह किया गया कि संविधान जो प्रस्तावना है, संविधान का जो प्रस्तावना है, उसमें 3 शब्द जोड़ा गया। कौन कौन सा, एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडिता। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडिता शब्द को प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। तो आइए देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, जिसके तहत इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, फर्स्ट समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडिता। ये 3 शब्द संविधान में जोड़ा गया था। तो ये तीनों शब्द के बारे में हम लोग बारी बारी से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं समाजवाद के बारे में। समाजवाद क्या है, तो देखिए समाजवाद, इसका अभिप्राय यह है कि उत्पादन तथा वितरण के समस्त साधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण न होकर उसका प्रयोग सार्वजनिक हितों की प्राप्ति के लिए किया जाएगा। अर्थात समाजवाद का मतलब ये हुआ कि देश में जितने भी संसाधन है, उस संसाधन पर कुछ व्यक्ति का जो है वो प्रभाव नहीं होगा। अर्थात कुछ व्यक्ति के द्वारा उसे जो है वो नियंत्रण में नहीं रखा जाएगा, बल्कि वो पूरे देश के लिए होगा। अर्थात सभी के लिए होगा, सामाजिक कार्यों के लिए प्रयोग होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो समाजवाद का मतलब क्या होता है, तो समाजवाद का मतलब ये होता है उत्पादन और वितरण, यानी जो भी भारत देश में संसाधन है, उस संसाधन पर कुछ लोगों का कंट्रोल नहीं होगा। अर्थात कुछ उद्योगपति या पूंजीपति या कुछ व्यक्तियों या राजाओं के कंट्रोल में नहीं होगा। वो जो संसाधन है, उस संसाधन पर पूरे देश के
लोगों अर्थात नागरिकों का उस पर अधिकार होगा, वो सार्वजनिक होगा अर्थात सबके लिए होगा। तो देखिए समाजवाद, इसका अभिप्राय यह है कि उत्पादन तथा वितरण के समस्त संसाधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण ना होकर उसका प्रयोग सार्वजनिक हितों की प्राप्ति के लिए किया जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि भारत का समाजवाद कैसा है। तो आपको याद रखना है भारत में जो है वो कैसे समाजवाद को अपनाया गया है, तो लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया, क्योंकि हम लोग जो है वो कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है। तो इसलिए हम लोगों ने जो समाजवाद अपनाया है वो कैसा समाजवाद अपनाया है, लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया है। अच्छा, यदि आपको सिंपल में पूछ ले कि समाजवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है, इतना लंबा आपको याद नहीं रहा कि उत्पादन और वितरण पर समस्त संसाधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण ना होकर उसका प्रयोग जो सार्वजनिक हितों के लिए किया जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि समाजवाद का संक्षिप्त में यदि हम लोग बात करें या सिंपल में अगर यदि समाजवाद का अर्थ समझें तो बोलेंगे कि देश के संसाधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण ना होकर उसका जो उपयोग है वो सार्वजनिक हितों के लिए किया जाएगा। या और भी सूक्ष्म तरीके से बोलें तो ये बोल सकते हैं कि समाजवाद का शाब्दिक अर्थ सिर्फ ये होता है कि जो देश का संसाधन है उस पर कुछ लोगों का कंट्रोल नहीं होगा, वो जो कंट्रोल रहेगा वो पूरे के पूरे देश का होगा अर्थात सार्वजनिक हितों के लिए प्रयोग होगा। बस ये याद रखना है। नेक्स्ट अगला शब्द कौन सा जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष। तो आपको पता है दोस्तों पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, इसके बारे में याद रखना है। तो लोग कई बार ये बोलता है कि भारत जो एक धर्म निरपेक्ष देश है, तो आपको याद रखना है दोस्तों भारत जो है वो धर्म निरपेक्ष देश नहीं है, और हमारे संविधान में धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग भी नहीं किया गया। हमारे संविधान में बाद में भी जोड़ा गया, जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो 42वां संविधान संशोधन कराई गई थी, तो उनके द्वारा भी धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया। उनके द्वारा जो शब्द जोड़ा गया वो कैसा जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है और धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसके बारे में बात किया जाए तो सिंपल अगर जी बात किया जाए दोनों के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो वो बहुत ही ज्यादा डिबेट पूर्ण हो सकता है, लेकिन संक्षिप्त में अगर हम लोग समझने का बात किया जाए, बात करें कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में क्या अंतर है, तो याद रखना दोस्तों पंथ निरपेक्ष में ये होता है कि जो राज्य है वो किसी भी धर्म को राज्य जो है वो किसी भी धर्म को जो है वो अपना धर्म नहीं मानेगा, बल्कि वो सभी धर्मों को बराबर बराबर सम्मान देगा। समझ में आया। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात वो ये नहीं घोषित करेगा कि हम जो है वो हिंदू देश है या मुस्लिम देश है या ईसाई देश है या सिख देश है, वैसा वो अपना राज्य का कोई धर्म नहीं बनाएगा, बल्कि उसके राज्य में जितने भी धर्म है उसको सब के सब धर्म को वो समान भाव से देखेगा और सबको सम्मान करेगा। जबकि धर्म निरपेक्ष की बात की जाए तो धर्म निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य जो है वो धर्म के प्रति धर्म का विरोध करेगा, अर्थात वो धर्म को मानेगा ही नहीं, धर्म को वो जो है वो धर्म का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो क्या हमारे देश में धर्म जो है उसका विरोध किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं किया जाता है। हम लोग जो है वो सभी धर्म को सम्मान करते हैं। या क्या भारत में किसी सभी धर्म को जो है वो विरोध किया जाता है? भारत जो सरकार है वो हमारे यहाँ की जो सरकार है, क्या सरकार जो है वो धर्म को विरोध करती है? तो आज तक कोई भी सरकार नहीं है जो धर्म को विरोध किया। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है वो धर्म निरपेक्ष नहीं है। धर्म निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य जो सरकार है या राज्य है वो धर्म का विरोध करेगा, धर्म को नहीं मानेगा। तो हमारे यहाँ धर्म को माना जाता है, और माना ही नहीं बल्कि सभी धर्मों को समान माना जाता है। तो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में उम्मीद आपको समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि धर्म निरपेक्ष में ये होता है कि राज्य जो है वो धर्म का विरोधी होगा, जबकि पंथ निरपेक्ष में बात किया जाए दोस्तों तो पंथ निरपेक्ष में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात वो किसी धर्म का पालन नहीं करेगा, और जो भी राज्य में धर्म है वो सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान करेगा। तो आइए देखते हैं इसको पूरा डिटेल में। तो पंथ निरपेक्ष, इसका अभिप्राय यह है कि भारतीय राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात भारतीय जो राज्य जो है अर्थात देश जो है वो कोई धर्म को नहीं अपनाएगा, तथा भारत सभी धर्म के प्रति तटस्थता की नीति का अनुसरण करेगा। किसी भी धर्म विशेष को राज्य के द्वारा प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाएगा, एवं धर्म के आधार पर नागरिकों के मध्य
किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा, अर्थात भारत सर्वधर्म समभाव की नीति का पालन करेगा। तो समझ में आया होगा पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि राज्य जो है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, वह जितने भी धर्म देश हैं उसको सबको जो वो समभाव से अर्थात सबको समान रूप से देखेगा। उसके बाद राज्य जो वो किसी भी विशेष धर्म को जो है वो प्रोत्साहन नहीं देगा कि भाई इस धर्म के लोगों को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, उसको कम सपोर्ट कर रहा है, उस धर्म का ज्यादा सरकार प्रचार प्रसार करवा रहा है, बाकी धर्म को से कोई मतलब नहीं है। तो सरकार ऐसा नहीं करेगा। और धर्म के आधार पर जो है वो नागरिकों के बीच भी भेदभाव सरकार नहीं करेगा, अर्थात सरकार जो है वो सर्वधर्म समभाव की नीति को अपनाएगा कि सबका साथ सबका विकास, अर्थात सभी धर्मों का साथ सभी धर्मों का विकास का नीति को अपनाएगा। और अगला और आखिरी शब्द संविधान में कौन सा जोड़ा गया दोस्तों? तो अगला जोड़ा गया था दोस्तों अखंडता। तो अखंडता का मतलब यहाँ जगह नहीं मिल पाया था दोस्तों, हम यही बात कर लेते हैं। तो अखंडता का मतलब होता है दोस्तों भारत विविधता में एकता और सांस्कृतिक समन्वय को बनाए रखेगा। तो अखंडता का मतलब क्या होता है? तो भारत विविधता में एकता और सांस्कृतिक समन्वय को बनाए रखेगा, अर्थात भारत जो हमारे यहाँ पता है हमें यहाँ बहुत प्रकार की डाइवर्सिटीज है, तो उन सारी डाइवर्सिटीज में भी जो है वो एक क्या है एकता को बनाए रखेगा, प्रभुत्व को बनाए रखेगा, लोगों में विखंडन नहीं होने देगा, सारे के सारे संस्कृति को साथ में लेकर चलेगा। अखंडता का मतलब क्या था? भारत जो है क्या करेगा? तो विविधताओं में एकता का और सांस्कृतिक समन्वय का पालन करेगा, अर्थात बनाए रखेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, उसके बाद जो है दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे दोस्तों कि हम उसे अगले वीडियो में आंसर कर सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।